सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों 2008 मालेगांव बम धमाके केस में एनआईए की कोर्ट ने कल सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब ये केस क्या है दोस्तों, जिनको नहीं पता बता दूं कि 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर में बम धमाका होता है, जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 101 लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस वहां पे जाती है और हिंदुओं को दोषी बताकर दोस्तों उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनमें साध्वी प्रज्ञा जी भी थी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सर भी थे। अब दोस्तों इन लोगों के ऊपर में फेक चार्जेस तैयार करके इनको बताया गया कि साध्वी प्रज्ञा जो बाइक फटी थी दोस्तों, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा जी के नाम पे थी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जी के घर में आरडीएक्स बरामद हुआ है, ये आरोप फ्रेम किया गया। कई सालों तक दोस्तों इनको मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज किया गया, टॉर्चर किया गया। इनको कहा गया कि तुम लोग इन लोगों के नाम लो कि ये लोग हमारे साथ में थे। फ्रेम करने की पूरी कोशिश की गई। इसमें 2 और लोगों का नाम आता है, हेमंत करकरे और परमवीर सिंह। कर्मा इनको भी नहीं छोड़ेगा, बदतर हालत कर देगा, दुर्गति करेगा, दुखिएगा आप इन लोगों की। हेमंत करकरे को तो सजा भगवान ने दे ही दी। 26/11 में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें आतंकियों ने ही गोली से भून दिया था। और परमवीर सिंह आज की डेट में मुंह छुपाते भाग रहे हैं। खैर कब तक भागेंगे, जस्टिस तो उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा भाई, कोई बचेगा तो नहीं। अब इसके बाद में दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि सबूतों के अभाव के कारण में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने फ्रेम किया था कि वो जो बाइक फटी थी वो साध्वी प्रज्ञा जी की थी, लेकिन चेसिस नंबर दिखा नहीं पाए। चेसिस नंबर से भी पता चल जाता है ना भाई किसके नाम की बाइक है क्या है, क्योंकि फ्रेम किया गया था, सबूत तो थे नहीं इन लोगों के पास में, इसलिए वो केस सॉल्व हो गया। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, ये केस 2011 में जब एनआईए के पास में जाता है, एनआईए पूरी जांच करती है थॉरोली। इसके बाद में वहां की एनआईए फटकार लगाती है एटीएस को कि तुम लोगों ने जबरदस्ती आरडीएक्स को प्लांट करने की कोशिश की उनके घर में। सोचिए, उसके बाद में एनआईए पूरी तरह से सबूत इकट्ठा करती है, जांच पड़ताल करती है और बाद में पाया जाता है कि ये तो पूरी तरह से फ्रेम किया गया है। आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें कौन कौन पॉलिटिशियन शामिल थे। सोनिया गांधी उस वक्त में सुपर पीएम थी, सबको पता ही है बात। देश के अंदर में पूरी तरह से दोस्तों हिंदुओं को आतंकी फ्रेम करने की कोशिश की गई थी सोनिया गांधी के द्वारा। खुद क्रिश्चियन है, हिंदुओं से नफरत उनकी सबको पता है। राहुल गांधी उस वक्त में 2009 में अमेरिका में जाते हैं, वहां पे एक अमेरिकन एम्बेसडर के सामने बैठ के ये बयान देते हैं कि लश्कर तोयबा से भी खतरनाक है सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। ये बात मैं नहीं कह रहा, विकीलीक्स का खुलासा है ये, और भारत के कई पत्रकारों ने ये छापा है न्यूज़पेपर में भी, और साथ ही साथ में विदेशी अखबारों ने भी छापा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक कल्चर है कि विदेशी पत्रकार क्या कहते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आप देखिए द गार्जियन की न्यूज उस वक्त की 2010 की है ये न्यूज आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने तो हिंदुत्व आतंकवाद का शब्द गढ़ दिया। फिर बीबीसी ने भी ये छापा था कि देखिए राहुल गांधी, ये बयान बहादुर जो आजकल 2-4 बयान देते हैं, देश के खिलाफ ही बयान देते हैं अब तो खुलेआम, क्योंकि ये राहुल गांधी है इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। यही कोई साधारण नागरिक देता तो अब तक जेल में भाई देशद्रोह का केस लग चुका होता। तो ये बयान बहादुर उस वक्त में अमेरिका में जाके हिंदुत्व आतंकवाद का शब्द गढ़ रहे थे। उस वक्त में सुशील कुमार शिंदे, जिनकी बेटी 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर ये बोलती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया एक तमाशा है,
जिनमें 26 हिंदुओं को मारा गया दोस्तों, उनका धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के। ये कांग्रेस का प्रेम है हिंदुओं के खिलाफ। फिर दिग्विजय सिंह, 26/11 आतंकी हमला होता है तो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किताब बुक पब्लिश करते हैं, 26/11 आरएसएस की साजिश। कसाब के हाथ में कलावा, याद रखिएगा, पूरी तरह से इन लोगों ने उस वक्त भी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी और यह कहा था कि 26/11 आतंकवादी हिंदुओं ने करवाया है। अगर उस वक्त में अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदुओं को आतंकवादी ये लोग घोषित कर चुके होते। और संभवतः यह है कि योगी आदित्यनाथ जी पे भी गलत चार्जेस फ्रेम करके उनको भी डाल देते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी पे तो बहुत ट्राई की थी इन लोगों ने, बहुत ट्राई की थी। अमित शाह जी को 3 साल तक जेल में भी रखा था इन लोगों ने, गुजरात से बाहर रखा था, गुजरात में जाने की एंट्री नहीं दी थी। नरेंद्र मोदी जी को हिट करने के लिए पूरी कोशिश की थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में। आईबी ने उस वक्त में गुजरात की एटीएस को जब इन्फॉर्म किया था कि 4 आतंकवादी लश्कर के आ रहे हैं गुजरात में, नरेंद्र मोदी जी उनका टारगेट है, तो गुजरात की एटीएस ने उनको रास्ते में ही मार दिया था। इशरत जहां, आपको याद होगा जब इशरत जहां को कुत्ते की मौत इन लोगों को मारा गया था, उस वक्त में कांग्रेसी नेता बोल रहे थे मारने की क्या जरूरत थी, अरेस्ट भी कर लेते, आप लोगों ने मासूम लोगों को मारा है। और ये नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त में कह दिया था इशरत जहां तो बिहार की बेटी है। मैं सपोर्ट करता हूं नेशनलिज्म को और देशभक्त पार्टी को भाई। नीतीश कुमार भले हमारे अलायंस है एनडीए के, लेकिन ये भी बोलने में कम नहीं थे उस वक्त में। तो ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि मुसलमानों को मारा जा रहा, हिंदू आतंकवाद लश्कर तोयबा से भी खतरनाक है। ये तो राहुल गांधी के शब्द है। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। ये लोग कोई नहीं बचेगा दोस्तों, कर्मा किसी को नहीं छोड़ेगा। इनको ऐसा हाल कर देगा ना, इनकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी, इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जुडिशियल कमीशन बैठाओ, जो मस्जिद के बाहर जितने भी लोग मारे गए हैं उनके फैमिली को भी न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों को आरोपी बना के फ्रेम किया गया उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हिंदुओं को भी और वो मुसलमानों को भी, कि ये आतंकवादी हमला किसने करवाया था, ये बम ब्लास्ट किसकी साजिश थी। मुझे तो लगता है ये बम ब्लास्ट भी करवाया गया है किसी के द्वारा, ताकि हिंदुओं को फ्रेम करो और मुसलमानों को और हिंदुओं के बीच में लगाओ। उस वक्त में सोनिया गांधी जी ने भी पूरी तरह से वॉच करती रही ये मैडम। अब बोलते ना, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, हिसाब लेता है भाई, और हिसाब होगा सबका, आप यकीन मानिए। उस टाइम में राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके उनको कान में बोलते हैं, वहां के एम्बेसडर को, टिमोथी रोमर नाम था उनका, कि लश्कर तोयबा पे आप नजर छोड़िए, लश्कर तोयबा से भी खतरनाक आतंकवादी है हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर। और अब भाई साहब बोलते हैं भारत की इकोनॉमी इज डेड। ये 2% की औकात नहीं है इनकी। चीफ मिनिस्टर, एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर असम के हेमंत बिस्वा शर्मा को कहते हैं कि अरेस्ट करवा देंगे, जबकि सोचिए लीडर ऑफ अपोजिशन में भाई, सरकार इनकी होती ना तो ये हिंदुओं को फ्रेम अब तक कर चुके होते और जितने भी आरएसएस के कई नेताओं को डाल दिया होता, योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करते। मोदी जी अगर 2014 में जीत के नहीं आते तो वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दे दी थी, जिस जमीन पे हाथ रखोगे, जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रखोगे, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता केस करने के लिए, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। कोई नहीं भूलेगा दोस्तों कांग्रेसियों का काला काम। ये तो भारत का नसीब अच्छा है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई और अब सारे सबूत निकल के बाहर आ रहे हैं।
ये इन लोगों के पास में, कांग्रेसी और कांग्रेसी चाटुकारों के पास में कोई तर्क नहीं होता। कल कई नेताओं की बोलती बंद हो गई होगी कांग्रेस की। राहुल गांधी ने क्या बोला, ये कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, मैटर ये इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, और मैं उनकी बात से अग्री करता हूं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। मतलब उनके हिसाब से ये मामला इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्जिद के बाहर में बम धमाका हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन हिंदुओं को आरोपी बना के इतने सालों तक जेल के अंदर में मेंटली फिजिकली असॉल्ट किया, अब्यूज किया, तोड़ा, और उनको मजबूर करने की कोशिश की कि आप लोग इन लोगों के नाम लो कि ये लोग इस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने नहीं लिया। नहीं, तुम लोगों के फेक नैरेटिव को हम लोग ओके नहीं कहेंगे, यस नहीं कहेंगे। तुम लोग जो ये फ्रेम हिंदुत्व को करने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं झुकेंगे जबरदस्ती के। दिग्विजय सिंह उस वक्त में, दोस्तों आपको बता दूं, ये भाई साहब पूरी तरह से एकदम सोचता था कि कांग्रेस का, सोनिया गांधी का सबसे फेवरेट पालतू बन के रहेंगे। हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की पूरी कोशिश की थी इसने। बुढ़ापे में दूसरी शादी करके ये अब सोचता है कि इसने सारे पाप धो लिए महाकुंभ में जाके छुप छुप के डुबकी लगा के। लेकिन पाप ऐसे नहीं छुपेगा बेटा, तुम्हें यहीं पे भोग के जाना पड़ेगा। तुम नहीं भोगोगे, तुम्हारे परिवार वाले भोग के जाएंगे। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, ऊपर वाले का न्याय देर से होता लेकिन होता जरूर है। तो साध्वी प्रज्ञा जी उस वक्त में मध्य प्रदेश में, दोस्तों, अभिनव भारत नाम की एक संगठन देखती थी। उनको भी पूरी तरह से फ्रेम किया गया था। साध्वी प्रज्ञा को क्यों टारगेट किया था? दिग्विजय सिंह हीरो बना कि इनको फ्रेम करो, बोल दो कि उनकी नाम की बाइक है। तो मुसलमानों को भी हक मिलना चाहिए, हिंदुओं को भी मिलना चाहिए भाई। एक जुडिशियल कमीशन बैठाओ और कौन कौन थे इसमें, परमवीर को पकड़ो, पूछताछ करो, बढ़िया से उसको रगड़ो अच्छे से कि किसने कहा था, किसके दबाव में तुमने फ्रेम किया था। जो जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो फिर महाराष्ट्र एटीएस में हो या महाराष्ट्र पुलिस में हो, जिन लोगों ने ये केस को हैंडल किया था, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।